शीर्षो ऑनलाइन क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा यह एपिसोड जीन उत्परिवर्तन के टॉपिक पर आधारित रहेगा, जिसमें हम यहाँ पर जीन उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, उसके महत्व क्या हैं, उसके प्रकार क्या हैं, ऐसी ही बहुत सारी चीज़ों को आज की इस क्लास में यहाँ पर समझेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार हमारे यूट्यूब चैनल शीर्षो ऑनलाइन क्लास परिवार के मेंबर ज़रूर बनिए। तो चलिए यहाँ से हम शुरुआत करते हैं, समझते हैं जीन उत्परिवर्तन क्या है। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर थोड़ा सा कुछ बातें उत्परिवर्तन के विषय में समझ लेते हैं कि उत्परिवर्तन का मतलब क्या होता है। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर आपको यहाँ पर बताना है कि सभी प्रकार के वंशागति पदार्थ में जो भी परिवर्तन या फिर कहें जो भी चेंजमेंट हमको नज़र आते हैं उसी को हम यहाँ पर क्या बताते हैं, उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन इसी को हम इंग्लिश में म्यूटेशन भी कहते हैं। कन्फर्म यहाँ तक देखिएगा। उत्परिवर्तन शब्द को सबसे पहले जो है ह्यूगो डी व्रिस एक वैज्ञानिक है जिन्होंने इसको अस्तित्व में लाया था। और कब लाया था? 1901 में इन्होंने अस्तित्व में लाया था। ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है कि ये बताइए कि उत्परिवर्तन सिद्धांत जो म्यूटेशन थ्योरी होता है इसको पहले किसने दिया है। तो आप यहाँ पर ह्यूगो डी व्रिस इस वैज्ञानिक का नाम ध्यान में रखना होगा आप सभी को। टाइमिंग मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है 1901 में। कन्फर्म यहाँ तक। अब समझते हैं यहाँ पर हम कि उत्परिवर्तन जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है ना, उत्परिवर्तन की यहाँ पर डेफिनेशन क्या है। देखिए यहाँ पर मैंने तो आपको यहाँ पर ये बता दिया है कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो उत्परिवर्तन किसे कहते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर समझने वाले हैं। ये क्या है? ये तो ये जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, मतलब नेचुरल प्रोसेस ये जो कि जीव में अपने वंशजों से ये प्राप्त होता है हमें। ठीक है ना, तो ये भी आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रख लेना है एक बेसिक नॉलेज के रूप में। अब उसके बाद समझते हैं उत्परिवर्तन की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ जीन म्यूटेशन। तो देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक आपको यहाँ पर सटीक डेफिनेशन के रूप में मैंने आप सभी के लिए ये परिभाषा यहाँ पर तैयार किया है। तो आपको यहाँ पर समझना है कि किसी जीव के आनुवंशिक लक्षण या फिर कहें आनुवंशिक पदार्थ में आकस्मिक या फिर वंशगत जो भी परिवर्तन हमको नजर आते हैं उसी को हम यहाँ पर क्या बताते हैं, उत्परिवर्तन बताते हैं। जिसको मैंने आपको बताया है कि इसी को इंग्लिश में म्यूटेशन भी कहते हैं। ठीक है ना, कभी कभी उत्परिवर्तन के स्थान पर म्यूटेशन शब्द भी दे देते हैं हिंदी में रूपांतरित करके। तो ये आप उलझन में ना पड़ें, तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पर दोनों चीज़ें अच्छे से आपको कंफर्म करा दी। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा आपको फिर रिपीट करा दूँ आप सभी को। देखिएगा, किसी जीव के आनुवंशिक लक्षण या फिर कहें आनुवंशिक पदार्थ में जो भी हमको परिवर्तन नजर आते हैं आकस्मिक रूप से या फिर वंशागत रूप से, ठीक है ना, तो इसी परिवर्तन को हम यहाँ पर उत्परिवर्तन बताते हैं। तो इसका आपको एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना अच्छे से। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर कि उत्परिवर्तन के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको उत्परिवर्तन के प्रकार के रूप में आपको यहाँ पर बताना है। एक होता है हमारा यहाँ पर जीन उत्परिवर्तन, ये पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर हमारा रहेगा यहाँ पर क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन, जिसको हम यहाँ पर क्रोमोसोमल म्यूटेशन कहते हैं इंग्लिश में। तो ये इसके दो प्रकार होते हैं, जीन उत्परिवर्तन। दूसरा यहाँ पर रहेगा सेकेंड नंबर पे क्रोमोसोमल उत्परिवर्तन करके। तो चलिए यहाँ से हम बारी बारी से दोनों उत्परिवर्तन को अच्छे से यहाँ पर हम समझते हैं। तो हमारे यहाँ पर रहेगा फर्स्ट नंबर पर जीन उत्परिवर्तन क्या है। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर लिखना है कि वह उत्परिवर्तन जो जीन में रासायनिक परिवर्तन के कारण होता है, मतलब केमिकल चेंजमेंट के कारण जो हमको यहाँ पर परिवर्तन नजर आता है उसी को हम यहाँ पर क्या बताते हैं, तो जीन उत्परिवर्तन बताएंगे यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये बातें आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है कि जीन उत्परिवर्तन किसे कहते हैं। तो आप ऐसा यहाँ पर कॉपी में मेंशन कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। अब कुछ और यहाँ पर उसी के संबंध एक परिभाषा है सेकंड नंबर पे, आप इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है ना, अथवा के रूप में कि जीन्स के रासायनिक संगठन में परिवर्तन जो हमको नजर आते हैं उसी को हम यहाँ पर क्या बताते हैं, तो जीन उत्परिवर्तन बताएंगे। ये एक सेकंड नंबर पे डिफरेंस आपको ध्यान में यहाँ पर रख लेना है। ठीक है ना, और इसी जीन्स उत्परिवर्तन को एक और नाम है इसका, जिसको हम यहाँ पर बिंदु उत्परिवर्तन भी बताते हैं। तो इसका एक सेकंड नाम हो गया, इसको भी आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है कि ये बताइए कि जीन्स म्यूटेशन क्या है या फिर पॉइंट म्यूटेशन क्या है। तो आप यहाँ पर उलझन में ना पड़ें। ठीक है ना, दो इसके नाम है, जीन म्यूटेशन या फिर पॉइंट म्यूटेशन करके। अब देखिएगा इसकी खोज की बात कर लेते हैं। यहाँ पर इसकी खोज का श्रेय जाता है यहाँ पर सर मार्गा नामक एक वैज्ञानिक को। कब किया था? तो 1910 में किया था। ड्रोसोफिला एक मक्खी है, इसी के नेत्र में इन्होंने सबसे पहले इसका परीक्षण किया था। ठीक, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। अब समझते हैं कि जीन उत्परिवर्तन के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ जीन म्यूटेशन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा इसके दो प्रकार होते हैं यहाँ पर। एक होता है क्षार में युग्म प्रतिस्थापन, दूसरा होता है यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन। ये इसके दो प्रकार होते हैं। तो यहाँ से हम इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर फिर समझते हैं कि क्षार युग्म प्रतिस्थापन में क्या होता है।
देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको डाल लेना पॉइंट नंबर पहला करके। इस प्रकार का उत्परिवर्तन डीएनए के क्षार में प्रतिस्थापन के कारण उत्पन्न होता है। यह दो प्रकार होते हैं, कौन कौन से? तो चलिए बढ़ते हैं आगे यहाँ से। एक होता है यहाँ पर हमारा ट्रांजिशन और दूसरा यहाँ पर हमारा रहेगा सेकंड नंबर पे ट्रांसवर्सन करके। ठीक, तो यहाँ पर आप हमारे यूट्यूब चैनल सिरसो ऑनलाइन क्लास परिवार का मेंबर जरूर बनेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे इसी तरह की आगामी क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए। तो चलिए यहाँ से हम जानते हैं इसके दो प्रकार कौन कौन से हैं। तो मैंने आपको बता दिया है, एक ट्रांजिशन होता है, दूसरा ट्रांसवर्सन होता है करके। तो यहाँ पर आपको फिर डाल लेना है पॉइंट नंबर पहला। देखिए इसमें क्या होता है, तो जब डीएनए के एक प्यूरिन का प्रतिस्थापन दूसरे प्यूरिन तथा एक पिरामिडिन का प्रतिस्थापन दूसरे पिरामिडिन में होता है तो इसी को हम यहाँ पर ट्रांजिशन बताते हैं। कन्फर्म हो गया आप सभी को यहाँ तक ना? ठीक, चलिए देखिए एक बार फिर आपको रिपीट कर दूँ। जब डीएनए के एक प्यूरिन का प्रतिस्थापन किससे होता है? दूसरे प्यूरिन से। साथ ही साथ इसी डीएनए में एक पिरामिडिन का प्रतिस्थापन दूसरे पिरामिडिन में होता है तो इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर ट्रांजिशन बताते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका एक बार अच्छे से। अब सेकंड नंबर पे बढ़ते हैं। सेकंड नंबर पे क्या होता है यहाँ पर, जब एक प्यूरिन क्षार का प्रतिस्थापन पिरामिडिन द्वारा होता है, साथ साथ दूसरे पिरामिडिन का प्रतिस्थापन दूसरे प्यूरिन के द्वारा होता है, तब इसी को हम यहाँ पर ट्रांसवर्सन बताते हैं। दोनों बिल्कुल जो है एकदम कह सकते हैं क्लोज चीज़ है ये। ठीक, एक बार आप इसको अच्छे से देखेंगे ना, समझेंगे तो सारी चीज़ें आपके ध्यान में रख जाएगी, फिर यहाँ पर भूलेंगे नहीं आप यहाँ इस सारी चीज़ों को। ठीक है, देखिए जब एक प्यूरिन क्षार का प्रतिस्थापन पिरामिडिन द्वारा होता है, मतलब हमको बताना है कि प्यूरिन का प्रतिस्थापन किस में होता है, तो आप बताएंगे पिरामिडिन में, और साथ ही साथ पिरामिडिन का प्रतिस्थापन किस में होता है, तो ये प्यूरिन में, दोनों एक दूसरे के यहाँ पर पूरक हैं ये, तो उसी को हम यहाँ पर ट्रांसवर्सन बताते हैं। कन्फर्म यहाँ तक? अब समझते हैं यहाँ पर दूसरा होता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड पॉइंट में बी के रूप में प्रतिस्थापन, या इसी को हम यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन बोलते हैं। इस प्रकार के उत्परिवर्तन में एक से अधिक क्षार या तो बाहर निकलती है या फिर जुड़ जाती हैं, इसी को हम यहाँ पर क्या बताएंगे? फ्रेम शिफ्ट। शिफ्ट का मतलब वही होता है ना, बाहर जाने फिर जुड़ना कर सकते हैं, तो इसी को हम यहाँ पर फ्रेम शिफ्ट उत्परिवर्तन बताते हैं। ये दो प्रकार होते हैं, पहला रहेगा यहाँ पर डिलीशन। अब समझते हैं डिलीशन क्या है। देखिएगा डिलीशन का तात्पर्य आपको यहाँ पर बताना होगा कि जब न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक क्षार घटता है तब इसी को हम यहाँ पर क्या बताएंगे? डिलीशन बताएंगे। क्या बताएंगे? इसी को डिलीशन। ठीक है ना, जब क्षार में क्या होता है, श्रृंखला में कमी आएगी, घटता है वहाँ पर किसमें? और न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोटाइड की जो श्रृंखला होती है उसमें एक क्षार की कमी आ जाती है, तो इसी को हम यहाँ पर डिलीशन बताते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इंसर्शन, दूसरा पॉइंट रहेगा यहाँ पर इंसर्शन करके। अब इसमें क्या होता है, जब न्यूक्लियोटाइड की श्रृंखला में एक क्षार जुड़ता है तब इसी को हम यहाँ पर इंसर्शन बताते हैं। उसमें क्या होता था, एक क्षार घटता था, और इसमें क्या होगा, एक क्षार जुड़ेगा। तो दोनों पॉइंट आपको अच्छे से यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। अब उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम पॉइंट नंबर सेकंड हमारा रहेगा, इसका नहीं है ना, जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था उसका। दूसरा रहेगा यहाँ पर गुणसूत्री उत्परिवर्तन। हमने तो पढ़ लिया यहाँ पर जीन उत्परिवर्तन क्या है, अब उसके बाद रहेगा सेकंड में गुणसूत्री उत्परिवर्तन। अब देखिए इसे ये क्या है हमारा, तो वह उत्परिवर्तन जो गुणसूत्र की संरचना संख्या में परिवर्तन के कारण हमको नजर आते हैं, उत्पन्न होते हैं, इसी को हम यहाँ पर गुणसूत्री उत्परिवर्तन बताते हैं, क्रोमोसोमल म्यूटेशन। कन्फर्म यहाँ तक? तो ये आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। ठीक, तो चलिए अब इसके समझते हैं, इसके विषय में हमने यहाँ पर मैंने आपको जो है सारी चीज़ें इसके पहले वाले पॉइंट को बता दिया था उसके प्रकार के बारे में। अब उसके बाद रहेगा यहाँ पर सेकंड नंबर पे गुणसूत्री उत्परिवर्तन। तो इसके हम यहाँ पर 4 प्रकार पढ़ेंगे, जिसमें डिलीशन रहेगा, ट्रांसलोकेशन रहेगा, इन्वर्सन रहेगा और साथ में डुप्लीकेशन यहाँ पर रहेगा। तो बारी बारी से यहाँ शुरुआत करते हैं, समझते हैं यहाँ पर हम कि डिलीशन क्या है भाई। देखिए यहाँ पर इसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्र पहले 2 या अधिक टुकड़ों में बढ़ते हैं, फिर टुकड़ों के बीच अदला बदली होती है और कभी कभी ये टुकड़े आपस में जुड़ नहीं पाते और डिलीट हो जाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को हम क्या बताएंगे, यहाँ पर डिलीशन बताएंगे। सिंपल सी बात है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि अर्धसूत्री यहाँ पर क्या होता है। अच्छा चलिए मैं आपको जो है इसके लिए अर्धसूत्री के लिए एक नए यहाँ पर बेहतरीन क्लास यहाँ पर दूंगा, अर्धसूत्री, समसूत्री, इन सारी चीज़ों के बारे में। ठीक है ना, फिलहाल आप यहाँ पर थोड़ा सा इतना जान लीजिए कि जो हमारा अर्धसूत्री विभाजन होता है, किसमें डिलीशन, गुणसूत्री टाइपिंग कर सकते हैं ना, गुणसूत्री की टॉपिक हम यहाँ पर बात करें उसी में। तो अर्धसूत्री विभाजन के समय गुणसूत्र पहले 2 या अधिक टुकड़ों में बढ़ते हैं, फिर टुकड़ों के बीच अदला बदली होती है और कभी कभी ये टुकड़े आपस में जुड़ नहीं पाते। तो जब ये जुड़ नहीं पाते हैं मतलब घट जाते हैं, इसमें कमी आ जाती है, तो इसी प्रोसेस को हम यहाँ पर डिलीशन बताते हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। अब दूसरा चीज़ जो हम पढ़ने वाले यहाँ पर वह रहेगा ट्रांसलोकेशन। इस प्रकार के उत्परिवर्तन में 2 समजात या फिर असमजात गुणसूत्र के मध्य में खंडों की अदला बदली होती है, तो इसी को हम यहाँ पर ट्रांसलोकेशन बताते हैं। ठीक है,
अब सी नंबर की बात करते हैं। सी नंबर पर हमारा रहेगा यहाँ पर इन्वर्सन। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के उत्परिवर्तन में गुणसूत्र जो है 118 डिग्री ये घूम जाती है, मोमेंट हो जाते हैं, जिससे गुणसूत्रों की सीरियल नंबर में बदलाव हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो इसी को हम यहाँ पर इन्वर्सन बताते हैं। अब उसके बाद रहेगा हमारे यहाँ पर चौथे नंबर पर डी के रूप में डुप्लीकेशन। इस प्रकार के उत्परिवर्तन में गुणसूत्रों के खंडों में अन्य खंड आकर जुड़ जाते हैं, जिससे गुणसूत्र में खंडों का डबल स्तर बन जाता है। वहाँ पर क्या हो जाता है, डबल स्तर हो जाता है। इसी को हम यहाँ पर क्या होता है, डुप्लीकेशन बताते हैं। डुप्लीकेशन मतलब आप यहाँ पर रिलेट कर लेंगे डबल से, ठीक है। अब समझते हैं अगला पॉइंट हमारा रहेगा उत्परिवर्तन के कारण। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण हमको जो है म्यूटेशन नजर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट आपको यहाँ पर डाल लेना है। पॉइंट नंबर पहला, भौतिक या फिर रासायनिक बल उत्परिवर्तन के मुख्य यहाँ पर कारक होते हैं। मतलब जो हमारा फिजिकल और केमिकल जो फोर्स होते हैं, इसके कारण हमको जो है क्या नजर आते हैं, उत्परिवर्तन यहाँ पर नजर आते हैं। दूसरा क्या रहेगा, सेकंड नंबर पे यहाँ पर सेकंड नंबर पे रहेगा एक्सरे व प्रतिरक्षी उत्परिवर्तन की भी कारण होते हैं। कौन, उत्परिवर्तन जो है, ठीक है। थर्ड नंबर पे देखिएगा, थर्ड नंबर पे सूत्र युग्मन की असफलता, जनक कोशिका चक्र के समय तापक्रम का बढ़ना, ये भी क्या है, उत्परिवर्तन को ही एक प्रेरित करता है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रख लेना है पॉइंट नंबर थर्ड के रूप में। अब समझते हैं यहाँ पर हम लास्ट पॉइंट रहेगा उत्परिवर्तन के महत्व कौन कौन से हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको बताना है यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ म्यूटेशन के रूप में पॉइंट नंबर पहला की ओर बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, नए गुणों की उत्पत्ति के द्वारा नई जाति का पैदा होना, ये इसके महत्व बताता है। दूसरा क्या रहेगा, जनन कोशिका में उत्परिवर्तन, जनन कोशिका में उत्पन्न उत्परिवर्तन ही वंशागत होते हैं। ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुका हूँ इसके बारे में, ठीक है। पॉइंट नंबर तीसरा, तीसरा क्या है यहाँ पर कि अंगों की उत्पत्ति को उत्परिवर्तन के आधार पर ही हम समझ सकते हैं, ठीक। तो ये इसके तीन यहाँ पर पॉइंट्स रहेंगे, तीन इसके मैंने आपको बताया है यहाँ पर कारण के रूप में और तीन इसके महत्व के रूप में। तो ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर आज की क्लास में अच्छे से आपको ध्यान में रखना होगा। सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की आगामी क्लासेस के नोटिफिकेशन के लिए। शीर्षो ऑल इन क्लास परिवार का मेंबर आप जरूर बनते हैं। तो चलिए आज की इस क्लास में मैं आप पर जो भी चीज़ें मुझे आपको समझानी थी, सारी चीज़ों को मैंने आपके सामने यहाँ पर रख दिया है आप सभी की स्क्रीन पर। और अभी तक इसमें से यदि कुछ पॉइंट्स ये भी कहे कुछ फैक्टर जो आपको नज़र समझ में नहीं आ रहे हैं, तो अपने कमेंट्स मुझे जो है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं यहाँ पर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, वेलकम।